ध्यान से सुनिए, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे R इज इक्व टू फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, और उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और रो एक कांस्टेंट टर्म है और इस रो का फॉर्मूला मुझे चाहिए, मुझे याद नहीं है, इस रो का फॉर्मूला चाहिए मुझे। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और ये कहाँ से फॉर्मूला आया था ये भी हमने आपको सिखाया था। कहाँ से आया था भाई? कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से आया था बताओ? J इज इक्व टू सिग्मा ई, सिग्मा ई ना, J इज इक्व टू सिग्मा ई, और सिग्मा ई को बोला जाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही बोला जाता है ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जहाँ पर इस सिग्मा के बदले क्या लिख सकते हैं? एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और यहाँ पर ई था, यही ना जी। और इसे ही हम लोग क्या बोलते थे भाई साहब? सिग्मा बोलते थे। सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी, और इसी का अगर उल्टा बात करें तो कंडक्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो चमका या नहीं चमका? और हमने यहाँ पर लास्ट टर्म में पढ़ाया था और जो समझाया था कि भाई रो जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल, मटेरियल पर। और किस पर डिपेंड करेगा भाई साहब? रो डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो मटेरियल टू मटेरियल तो वेरी करेगा ही, पर टेम्परेचर पर जब डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर के केस में ध्यान से सुनना मेरी बात, रो एट टेम्परेचर टी इज इक्व टू फॉर्मूला होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या यही फॉर्मूला होता है? पढ़ाएं क्या ये? अरे बोलो हाँ या ना। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो ये याद रख लो, ये आर टी इज इक्व टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज व्हाट? कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका ऐसा यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है भाई साहब? पर डिग्री सेल्सियस। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, यानी टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टिविटी का चेंजिंग होगा। और यहीं से एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं कि आर टी इज इक्व टू फॉर्मूला होगा आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो पढ़ी होगी अन्नू, आर टी इज इक्व टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा। हो गया? यहां से हम लोग ओम्स लॉ के बारे में भी जान गए थे कि ये आर कौन है। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? तो हमको धोखा थोड़ी दे रहा है। जिस दिन हम चेक करेंगे नोट्स उस दिन नहीं मिलेगा, तब बताएंगे किसको कहते हैं हो गया था। नहीं, हमने कब सीरियस लिया? मेरा क्या रहता है? बोले सर हाँ या ना? ठीक है। एक बात हम लोगों को लास्ट में ये समझ में आया था, जो हम बात कर रहे थे, ये पीछे का कहानी चल रहा है उसमें से, कि भाई रो डिपेंड नहीं करता है पर आर तो डिपेंड करता है ना। और ये आर कहाँ से आया था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था, जहाँ से हम पढ़े थे V इज इक्व टू आई आर। कैसे पता चला था? ध्यान से सुनिए।
ओम साहब क्या बोले, मान लिया जाए आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का क्या क्या नहीं चलना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके बाद शेप साइज कांस्टेंट रहना चाहिए, शेप साइज क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। तब जो है उनका कहना हुआ कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी ये हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मान ले V, तो V जितना ज़्यादा होगा, सोच के देखिए एक जनरल क्वेश्चन, V का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से इधर चल रहा होगा। क्या करंट फ्लो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई वायर है, कंडक्टर अन्नू कोई वायर है बेटा, और अभी ये विदाउट बैटरी कनेक्टेड है, बहुत हैवी अमाउंट में हमने बैटरी जोड़ दिया, इस वायर में करंट फ्लो करने लगा, तो क्या भाई साहब मुझे बताएंगे आप कि इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बाद घट जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर का आफ्टर फ्लोइंग घटेगा या बढ़ेगा, ये बात आपको बताना है। कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, बैल सब यही तो चलता रहेगा ना चक्कर, घटा बढ़ा क्यों? क्या डिक्रीज करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसको चलाने में जितना एनर्जी लगा वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होते जाता है। बात चमका बोलो हाँ या ना? अरे नहीं आया ना, पक्की बात ना। चल, ओम साहब बोले अगर ऐसा होता है इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, V बाय आई होता है। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। R एक कांस्टेंट टर्म होते हुए भी, R कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, और साथ साथ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। बात समझ में आ रही है? तब तो ओम साहब बोले कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, अगर नहीं बोले होते तो उस पर डिपेंड नहीं करता। अरे बात पल्ले पड़ रही है। वो शेप साइज बोल रहे हैं कांस्टेंट रखना, यूनिफॉर्म रखना, तब मेरी बात सत्य है। कंडीशंस लगाए उन्होंने, इसका मतलब ओम्स लॉ में कुछ लिमिटेशन है, इसका मतलब उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर डिपेंड कर रहा है तो कितना कर रहा है, आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात चमका बोलो हाँ या ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। चलिए, कुछ पहले के बेसिक सा है, 2-4-10 मिनट का लेक्चर है, आपको ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन ये, क्या उसमें क्या था ओम्स लॉ में जो बना रही थी, कुछ भी। चल मेरी बात गौर से सुन। मान ले एक कंडक्टर है जिसमें दोनों सेम मटेरियल का है, सेम मेटल का बना हुआ कंडक्टर है। एक का भाई साहब टेम्परेचर T1 है और एक का भाई साहब टेम्परेचर T2 है, और ये I और ये R का ग्राफ है, I और V का ग्राफ है। आपको बताना है कि फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा है या सेकंड वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आपको सिंपल सा सवाल हमने पूछा है। दूसरा केस ये आपका है, यहाँ V है, यहाँ I है, ये T1 है, ये T2 है। पहले इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देख, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुन, मेरी बात सुन। इसका रेजिस्टेंस मान लो और इसका रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो ये θ1 और इसके एंगल की बात करूं तो थीटा। यहां तक किसी को डाउट है? अगर मैं θ1 ना बोल करके tan थीटा बोलूं, tan θ1, यानी क्या बोलोगे, P बाय, यानी V बाय I इज इक्वल टू, V बाय I इज इक्वल टू, बोलना भाई हाँ। अब बता, tan θ1 का वैल्यू ज्यादा बड़ा कि tan θ2 का वैल्यू ज्यादा बड़ा? हाँ, दोनों सेम ही है। पगला गए होगा जी? tan θ1 से tan θ2 बड़ा आपको तो नंगे आंखों से दिख रहा है।
अच्छा अगर दोनों, तो भाई ये tan थीटा 1 इस ग्राफ के लिए वी आई निकाल रहे हैं, फिर इस ग्राफ के लिए वी आई निकालेंगे, दोनों सेम कैसे होगा? तो tan थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये R1 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? V1 I1 R1, ये क्या कहलाएगा आपका? R2। बताओ वैल्यू कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, tan थीटा 1 का कि tan थीटा 2 का? tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। और जीरो पर? जीरो। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ता जाएगा। थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? थीटा 2 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया सर जी कि R2 इज ग्रेटर देन R1। ये तो इस वाले ग्राफ में। यहाँ देख, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो I बाय V इज इक्वस टू, I बाय V क्या होता है? V बाय I तो R होता है, I बाय V 1/R। इसका मतलब tan थीटा 1 का वैल्यू अगर मैं निकालूं 1/R1, tan थीटा 2 का वैल्यू अगर मैं निकालूं 1/R2। बोलो चमका या नहीं चमका? एंगल कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना। अगर ये वाला बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/R1 बड़ा है 1/R2 से। सही बोल रहा हूँ? अब इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो इसका मतलब R2 बड़ा है R1 से। यही तो हम वहाँ से भी निकाले थे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना। अरे भाई साहब, अब एक ग्राफ में यहाँ I भी लिखा है, वहाँ VI लिखा हुआ है, दोनों में अंतर नहीं है क्या? समझ में आया? नहीं आया तो बैठो गाना गाओ, छापो जल्दी। हाँ, जिस अल्फा की बात कर रहे थे ना, कंडक्टर में अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एलॉय में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और सेमीकंडक्टर में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा, अल्फा कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, अल्फा एलॉय का, अल्फा सेमीकंडक्टर का। ये बढ़िया से याद रख लीजिएगा मेरे भाई साहब। हमारे बॉडी के एनर्जी का आखिरी बूंद चल रहा है। आओ, मुतल्लिब क्या हाल समाचार है? मुतल्लिब हो गया? तुम लोग मेरे बात को मजाक लेते हैं। मुतल्लिब को आवाज लगा रहे, कुछ नहीं बोल रहा। मतलब बोलिए सर, हुकुम कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए था। अच्छा, वो कलर कोडिंग याद है आप लोगों को? हैं? हाँ, तो याद कर लीजिए। बीबी रॉय ऑफ गोड्डा ब्लॉक हैज वेरी गुड वाइफ। याद आया?
देखो जो रजिस्टर होता है ना, हालांकि इतना आसान नहीं पूछना चाहिए, पर क्या है कि कभी कभी किस्मत खराब रहता है। तो जो रजिस्टर होता है उस पर कोडिंग क्या होता है, ये सब बातें आप पहले से जान रहे हैं ना। और वो किसका कोडिंग क्या होता है, कलर का। कलर कोडिंग कितने पार्ट में रहता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये ना रे। चार पार्ट में रहता है कलर कोडिंग क्या हुआ। चार पार्ट में कैसे कैसे कलर के बारे में बात करेंगे, उसको बाद में समझेंगे। पहले लिखे कैसे कलर को याद रखा जाएगा। इसको हम साइड लगा देते हैं उधर कोना में। लिखिए, ट्रिक पहले लिख लीजिए। बी रॉय ऑफ गोड्डा ब्लॉक has very good wife, had very good wife। अब हर कलर का नाम इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सा है रे भाई, ब्लैक या ब्राउन, क्या है रे? सर के ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है आपको, उसके आंखें, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ग्रीन है कि ग्रे आता है पहले, ऐसे कैसे हो जाएगा। चलिए, उसके बाद ब्लैक ब्लू, उसके बाद जी से हैं? अब नंबरिंग करना है। ब्लैक को कितना नंबर देते हो, अच्छा। उसके बाद मल्टीप्लायर कितने का देते हो, मल्टीप्लायर देने का मतलब 10 का पावर, आसान है कि भारी है, याद रखने का तरीका भी आसान है। चलिए, और यहाँ 10 का पावर 9। बहुत तेज आ रही है। तीन कलर और रहता है जो हमेशा सबसे लास्ट में रहता है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। 5% का टॉलरेंस, 10% का टॉलरेंस, 20% का टॉलरेंस, चलेगा ना यहाँ तक। 5, 10, 20, हर किसी पर कितना नंबरिंग डला हुआ रहता है, 4। कितना डला हुआ रहेगा, 4 कलर डला हुआ रहेगा। कितना कलर डला हुआ होगा, 4 कलर डला होगा। तो पहला कलर दूसरा पट्टी को देखना है, तीसरा पट्टी और चौथा पट्टी। ध्यान से सुनो, पहले पट्टी का सिर्फ नंबर डालना है। तो पहला में नंबर, फिर नंबर इनटू
10 का पावर नंबर प्लस माइनस परसेंटेज नंबर। अब एग्जांपल ले लूं मैं एक, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखो रे, मान ले आपके पास सिल्वर 10%, मान ले आपके पास एक डायोड है, सॉरी एक रजिस्टर है। ध्यान दे ओ भैया, एक रजिस्टर है जिसमें पहला ऐसा रजिस्टर बना हुआ है। यह पहला और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। पहला और आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला कलर का पट्टी बना हुआ है, फिर दूसरे कलर का पट्टी बना हुआ है, फिर तीसरे कलर का पट्टी बना हुआ है, फिर चौथे कलर का पट्टी बना हुआ है। अब मेरी बात आप लोग बुरा मानो या जो मानो, पर पहले कलर का पट्टी मान लिया जाए रेड कलर का है, और दूसरे कलर का पट्टी मान लिया जाए येलो कलर का है, दिख रहा है। तीसरे कलर का पट्टी मान लिया जाए आपका वाइट है, और चौथे कलर का पट्टी मान लिया जाए आपके पास गोल्डन है। ठीक है, पहले कलर में नंबर डालिए, तो रेड का नंबर कितना है, यहां से ध्यान दो, 2। येलो का नंबर कितना है, 4। अब इस जगह से ये मल्टीप्लायर है, क्या है ये, तो इंटू 10 का पावर, व्हाइट में देखो कितना नंबर है, 9, प्लस माइनस कौन सा कलर है, गोल्ड कलर, तो 5%। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन ओम। बोलो चमका कि नहीं चमका, समझ में आया रे।